हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं 8 मेजर डिफेंस अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे अस्त्र मार्क 1 ER से। भारत की अस्त्र मार्क 1 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का टेस्ट मई-जून 2026 में शुरू हो जाएगा, जहां पर लक्ष्य होगा 160 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज है इसको प्राप्त करना। यह मिसाइल भारत की BBR क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। मौजूदा अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर है, जबकि ER वेरिएंट इसे बढ़ाकर 160 किलोमीटर तक ले जाएगा। मेजर इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो इसमें हाई एनर्जी प्रोपेलेंट का यूज किया गया है, जो बेहतर स्पीड और रेंज प्रदान करेगा। इसमें ऑप्टिमाइज्ड फ्लाइट पैथ एल्गोरिथम यूज हुई है, जिससे अंतिम चरण में बेहतर एनर्जी रिटेंशन देखने को मिलेगा। KU बैंड एक्टिव रडार सीकर यूज हुआ है, जो सटीक टारगेट ट्रैकिंग देगा, खासकर स्पेशली जो 20 से 25 किलोमीटर है अंतिम वहां पर। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये टेस्ट तेजस मार्क 1 अल्फा और सुखोई 30 MKI से किए जाने हैं। अगली रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जो कि F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दूसरा अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 विमान मार गिराया है, और ये घटना ईरान के सेंट्रल एयर स्पेस में बताई गई है। दावा है कि इसे IRGC के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक जेट को SAM सिस्टम ने निशाना बनाया है, जहां पर जो मिसाइल है उसे टकराव के बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ था, और इसी वजह से उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया और उसके बचने की संभावना बहुत कम है। यह भी कहा गया कि यह दूसरा F-35 है जिसने उन्होंने मार के गिराया है। पहला दावा 19 मार्च को किया गया था। अमेरिकी पक्ष की बात करें तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कोई F-35 शूट डाउन नहीं हुआ है। एक F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। ईरान ने यह कहा है कि उन्होंने मार गिराया, लेकिन अमेरिका कहता है कि उनके तरफ से अटैक जरूर हुए थे, लेकिन हमारा जो पायलट है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी अभी अमेरिका ने ईरान के दावे को स्वीकार नहीं किया है, और अभी कोई कंप्लीटली कंफर्म रिपोर्ट भी सामने नहीं आई जहां पर ये समझा जा सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए असली स्थिति अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि INS तारागिरी को उनके सर्विस में कमीशन कर दिया गया है। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि प्रोजेक्ट 17A का चौथा जहाज है। इसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 6670 टन का है। इसको रडार में कम दिखने के उद्देश्य से, यानी स्टेल्थ के तौर पर डिजाइन किया गया है। और डिजाइन की बात करें जिसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है, और इसको बनाने में 75% से ज्यादा जो स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं वो यूज किए गए हैं। यानी ये 75% से ज्यादा स्वदेशी है, और ये मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण भी है। ताकत की बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप है। इसमें एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, आधुनिक रेडार और सोनार सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, और ये लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता के साथ इक्विप है। ये तेज गति और तुरंत प्रक्रिया देने की क्षमता के साथ भी इक्विप है। यानी ये एक मल्टी रोल शिप है, जिसे युद्ध, निगरानी, सुरक्षा और रेस्क्यू सब मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारत के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत की 95% रेट समुद्र से होती है, और भारत की 11,000 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन है। इसीलिए भारतीय नौसेना का मजबूत होना एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने INS अर्धिमान को भारतीय नौसेना के सर्विस में कमीशन कर दिया है। यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। यह अरिहंत क्लास सबमरीन का हिस्सा है, जिसे विशाखापट्टनम में बनाया गया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलती है, यानी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इससे भारत को बहुत फायदे मिलेंगे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ताकत बढ़ेगी, दुश्मनों के लिए मजबूत डिफरेंस होगा, यानी डर का माहौल होगा, और सबसे खास बात समुद्री सुरक्षा हमारी मजबूत होगी, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, और यह न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूती देगी। जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता हमें मिलेगी। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह INS अर्धिमान का आना हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। दरअसल भारतीय नौसेना इस समय लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रही है। पहले तारागिरी फ्रिगेट हो गई, उसके बाद अर्धमान हो गई, और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार के जो एडवांस सबमरीन्स हैं उनमें और भी बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एम हमारा क्लियर है कि हमें अब कोई भी अपनी कमजोर कड़ी नहीं रखनी है, हमें भारतीय नौसेना को मजबूत बनाना है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुखोई 30 MKI को लेकर आ रही है। रूस ने अवगत करवाया कि रूस ने भारत को 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बनाने के लिए जो मटेरियल किट्स हैं वो सप्लाई कर दिए हैं। इन किट्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है वहां पर जेट्स के निर्माण में किया जाएगा। सभी 12 जेट्स की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। यह डील तकरीबन 13,500 करोड़ रुपए की है, और इसका मकसद है भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन कमी को पूरा करना।
भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुखोई 30 MKI पहले से ही भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, जो कि 270 के आसपास संख्या में ऑपरेशनल है। नए 12 जेट ताकत बढ़ाने और रेडीनेस बनाए रखने में मदद करेंगे, खासकर तब जब तेजस मार्क 1 अल्फा इंजन सप्लाई में डिले के चलते अभी तक कमीशन नहीं हो पाए हैं। इन जेट्स में 7% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं वो यूज़ होंगे, यानी 60% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ ये जेट हमें देखने को मिलेगा और इससे डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा भी मिलने वाला है। इन जेट्स में एडवांस एवियोनिक, रेडार और अस्त्र मिसाइल जैसे अपग्रेड शामिल होंगे, यानी ये जो अभी हमारे सुखोई 30 MKI हैं उनकी तुलना में ये ज़्यादा अपग्रेडेड होंगे और ज़्यादा अच्छी मल्टी रोल कैपेबिलिटी को लेकर आएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर के है। भारतीय वायुसेना ने एक अधिकारी को सम्मानित किया जिसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नई सूट एंड स्कोर रणनीति विकसित करी। यह रणनीति मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद प्रभावी साबित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था मिसाइल फायर करने के तुरंत बाद लोकेशन बदलना, ताकि दुश्मन जवाबी हमला ना कर सके। समस्या ये थी कि आधुनिक युद्ध में अगर मिसाइल सिस्टम एक ही जगह पर खड़े रहे तो दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल उसे जल्दी ट्रैक कर लेंगे और तुरंत काउंटर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। S-400 जैसे हाई वैल्यू सिस्टम के लिए ये बड़ी कमजोरी साबित हो सकती थी, लेकिन सूट एंड स्कूट रणनीति ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रिजल्ट दिखाए, जहां पर मिसाइल लॉन्च करते ही तुरंत मूव करने की स्ट्रेटजी को अपनाया गया। जहां पर मुख्य पॉइंट थे कि रैपिड रीलोकेशन हमें करना है, यानी लॉन्च के तुरंत बाद दूसरी लोकेशन पर जाना है और जो प्री प्लान्ड अल्टरनेटिव साइट्स हैं उन पे जाकर अटैक करना है। इसी प्रकार की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई, जिससे एनिमी के लिए इनको ट्रैक कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हमारी अगली बड़ी अपडेट HAL से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक पर जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना F404 IN-20 इंजन में डिलीवरी में जो डिले हुई है उसके अंतर्गत लगाया गया है। ये इंजन तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट के लिए बेहद ज़रूरी है। HAL ने जो लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाए हैं, यहाँ पर HAL ने प्रति इंजन जुर्माना लगाया है। मतलब ये है कि जितनी देर से इंजन आएगा उतना अलग अलग जुर्माना लगेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय था, यानी ये चीज़ें अचानक नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में था कि सप्लायर इसके लिए जवाबदेह होगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक है, और HAL को देरी से हुए नुकसान की भरपाई मिलेगी। अब इस देरी का असर आप सब जान सकते हैं कितना बड़ा है कि तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की प्रोडक्शन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई विमान जो तैयार हैं उन्हें भी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं है। लेकिन इंजन नहीं होने की वजह से असेंबली लाइन में भी फर्क देखने को मिला है और इंडियन एयरफोर्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इससे HAL के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है और अब HAL किसी भी तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक पर जो ये जुर्माना है उसको माफ़ करने के मूड में नहीं है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि 2026 के दूसरे हिस्से में डिलीवरी बढ़ सकती है। अभी जो समस्या है उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के प्राइवेट सेक्टर के पास पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और ये डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, और इसी का उदाहरण हमें आज लैट एरोस्पेस की तरफ से देखने को मिला, जहां पर लैट एरोस्पेस ने अपना नया US टॉल विमान जिसका नाम लैट 1 वर्जन 0.2 है उसका सफल जो टेस्ट है वो किया है। ये सफल फुल मिशन फ्लाइट टेस्ट था जो पूरा कर लिया गया है, जो कि पिछले असफल टेस्ट के उड़ान के बाद एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसमें ब्लोन विंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे बहुत कम दूरी में टेक ऑफ और लैंडिंग संभव है, जबकि फिक्स्ड विंग की दक्षता बनी रहती है। इससे टेस्ट विमान को बेहतर स्पीड, स्थिरता और अच्छे अलग अलग पैरामीटर्स को जांचने के उद्देश्य से टेस्ट किया गया था और इसने उन पे सब पे खरा उतरकर अपनी काबिलियत का जवाब भी दिया है। इसने स्मूथ लैंडिंग भी दिखाई है और इसके जितने भी सभी सिस्टम थे, जैसे कि कंट्रोल हो गया, थर्मल हो गया, स्ट्रक्चर हो गए, सब सही काम करते मिले हैं। यह तकनीक भविष्य में जो रीजनल कनेक्टिविटी है, डिफेंस है और इसके अलावा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती है और इसका जो प्राइम टारगेट है वो डिफेंस है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।